सोनम बेवफा नहीं, सोनम कातिल निकली। एक और नए खुलासे के साथ ही ये साफ हो गया कि राजा रघुवंशी ने, यानी जो ये पूरा प्रकरण था उसमें सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। शादी के महज 3 दिन बाद ही सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान कैसे किया, ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर क्यों आई सोनम? सोनम के दिमाग में क्या चल रही थी शातिराना चाल? क्या सोनम ने कानून से बचने के लिए निकाला था रास्ता? क्या प्रेमी संग नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम? मेहंदी रचे हाथों ने खुद ही मिटा लिया अपनी मांग का सिंदूर। रघुवंशी ऐप पर परिवारों का मिलन और फिर रोका, लेकिन राज के प्यार में पागल सोनम ने रोका के दौरान ही रच ली थी पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश। हनीमून की वो आखिरी रात और फिर अगली सुबह मौत की ऐसी गहरी नींद कि फिर कभी सोनम का पति राजा रघुवंशी आंखें नहीं खोल पाया। पुलिस ने अनसुलझे हत्याकांड का खुलासा किया तो कातिल पत्नी का चेहरा बेनकाब हो गया। प्रेमी अन्य कातिलों के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार हो गया और सोनम यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर गई। लेकिन सभी के जहन में एक सवाल घूम रहा था कि कत्ल की वारदात को अंजाम दिलवाने के बाद सोनम मेघालय के शिलांग से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्यों आई और क्यों उसने वापस इंदौर जाने के बजाय उत्तर प्रदेश का रुख किया। एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि पति राजा कुशवाहा की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी शिलांग से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर होते हुए भारत से फरार होकर नेपाल भागने वाली थी। और यही वजह थी कि वो पहले गाजीपुर पहुंची और फिर यहाँ से उसने गोरखपुर जाने का प्लान बना लिया ताकि वहाँ से नेपाल भाग सके। गाजीपुर में एक चाय की दुकान पर रुकी सोनम ने दुकानदार के मोबाइल से कहीं बातचीत की थी और परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस वक्त गाजीपुर के थाना नंदगंज में मौजूद हूँ। काशी चाय वाला जो कि हमारे साथ साहिल यादव है बातचीत करने के लिए, जो कि इसी काशी चाय वाले की दुकान पे आई थी सोनम और इन्हीं के मोबाइल से जरिए उनको बात किया गया घर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल यादव है। कितने बजे आई थी सोनम? एक्चुअली वो मेरे दुकान पे 1 बजे के आसपास आई थी। किससे मोबाइल मांगी थी, किससे बात की थी, पूरा बताइए। वो मेरे से मोबाइल मांगी थी, बोली थी भैया दीजिए बहुत परेशान हूँ घर पे कॉल करना है। तो मेरे से मोबाइल लेती हैं और घर पे कॉल करती हैं और मतलब कुछ देर ही बात करती हैं, हेलो भैया मैं यहाँ पे। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाती है, रोने लगती है और अच्छे से बात ना कर पाने की वजह से उनकी फैमिली से हम बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ पे कॉल लगाया है। फिर उनसे पूछते हैं कि आपके ये कौन है, तो बोलते हैं मैं इसका भाई हूँ। और शायद वो दूसरा कोई चाचा या पापा जो भी होंगे उतना आइडिया नहीं हमको। फिर उसके बाद मैं यहाँ का एड्रेस पूरा बताता हूँ फिर वो कॉल कट हो जाता है। उसके बाद वो पानी मांगती है मेरे से और हम उनको पानी देते हैं पीने के लिए। फिर इधर बोलते हैं दीदी अब जाके वहाँ साइड पे बैठ के आराम कीजिए। फिर कुछ देर कुछ टाइम के बाद से वो रो रही थी और उनको बहुत परेशानी भी हो रही थी, पेन वेन कर रहा था। तो किसके साथ में आई थी? क्या उनकी हालत गंभीर थी कि नॉर्मल था? हाँ गंभीर तो फिर भी वो सही नहीं थी, कंडीशन उनका सही नहीं था, मेंटली और फिजिकली दोनों ही नहीं। आपने सूचना कै बजे दिया पुलिस प्रशासन को? हम सूचना उनके आने के कुछ देर बाद किए थे। उनके भाई का जब रिटर्न कॉल आया उन्होंने बोला कि हम उससे कॉल पे ही बात था, वो बात कर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो उनके भाई बोले कि परेशान मत हो, हम वहाँ से निकल रहे हैं। और फिर हमसे बोले कि आप ये नज़दीकी थाना में कॉल करके एक बार बोल लीजिएगा कि यहाँ का केस है। ठीक है, फिर हम 112 पे कॉल करते हैं। उन्होंने फिर कॉल करने के बाद कुछ देर बाद 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आ जाती है। उनसे पुलिस के आने से पहले हम उनसे बात करते हैं कि दीदी आप इस कंडीशन में कैसे कहाँ से आई हैं। तो बोलती हैं कि मेरा मई में शादी हुआ था, गए थे अपने हस्बैंड के साथ मेघालय घूमने। उसी बीच दौरान में जो उनका गहना था उन्होंने ऐसा बता रही थी कि गहना उनको छीनने की कोशिश में, और जब उनके पति ने बचाने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट उनको वहीं पे मार दिया गया। और ये देखकर मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद से मैं उतना दिन से यहाँ पे कैसे आऊँ मुझे कुछ आइडिया नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो कौन उनके पति ने मारा था, कुछ बताई थी? बोल तो रही हैं कि जो गहना छीन रहे थे उन्हीं लोगों में से किसी ने मारा था और वो इतना देखने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। ये थे हमारे साथ साहिल यादव, जो कि इन्हीं के ढाबे पे चाय वाले की दुकान पे साहिल यादव से बातचीत की थी और उन्हीं के मोबाइल से अपने घर फ़ोन की थी। गाजीपुर से आसिफ अंसारी, न्यूज़ 1 इंडिया।
पुलिस सूत्रों की माने तो शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सभी आरोपी अलग अलग दिशा में फरार हो गए। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा समेत अन्य तीनों आरोपी अलग अलग संसाधनों से मध्य प्रदेश लौट आए, जबकि सोनम मेघालय के शिलांग से 12 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए निकले। जानकारी ये भी सामने आई कि यहाँ से गोरखपुर के रास्ते वो नेपाल भागने वाली थी, क्योंकि गाजीपुर से गोरखपुर की दूरी महज 150 किलोमीटर रह गई थी। यानी सिर्फ 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद सोनम भारत से फरार होकर नेपाल भागने वाली थी। मामला शांत होता तो राज कुशवाहा भी नेपाल पहुंच जाता, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार होती। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और दूसरा गुनहगार जुर्म करने के बाद कोई न कोई सबूत ऐसा अपने पीछे छोड़ जाता है जिससे कानून का शिकंजा गुनहगार के गिरेबा तक पहुंच जाता है। और ऐसा ही राजा हत्याकांड में हुआ। इससे पहले कि सोनम भारत की सीमा को पार करके नेपाल जाती, उससे पहले ही वो कानून के आगे सरेंडर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।